Good morning, friends. Welcome to Vidyasram Online. Today we will discuss the charge carrier. That means we are going to start the current electricity. And before we start the chapter, you have to learn about what is charge carrier and how the electricity flows. As in the previous class, we studied about that when charge flows, a term in physics introduced that is called electricity, which will be the rate of the flowing charge. So now here we are just going to introduce the charge carriers. ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और ऐसे मटेरियल्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है सेमी कंडक्टर्स। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स फॉर्मेट में भी अगर बात करेंगे तो वहां भी दो तरह के टर्म्स आ जाती है, या तो मेटल्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर इन द सॉलिड फॉर्मेट, और लिक्विड और गैसेस के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को या फिर गैसेस को यूज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि क्या मीनिंग होता है। देखिए, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। चार्ज कैरियर्स होता क्या है? बेसिकली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल पर एसोसिएट होती है। अब जब अपन बात करेंगे चार्ज के फ्लो होने की, तो वहां कोई प्रॉपर्टी फ्लो नहीं हो सकती है, तो कोई मटेरियल ही फ्लो होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे मटेरियल जो चार्ज कैरी करते हैं और फ्लो हो सकते हैं कहलाते हैं चार्ज कैरियर्स। तो जैसे अपन बात करें एटम के बारे में, तो एटम का जो मिड पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, सभी बात जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटी क्लासेस में पढ़ा है। देखिए, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होती है वहां का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियर से सबसे लोएस्ट जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड होता है। तो अगर थोड़ी सी हीट इसको मिले तो ये हीट मिलने पर क्या होता है, यहां से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के बन जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई न्यूक्लियर उसे बाउंड नहीं किए हुए है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस पर एक्ट करेगा उसके इन्फ्लुएंस में फ्लो करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास एक चार्ज कैरियर के फॉर्म में जाता है। अब अलग अलग मटेरियल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि नॉन कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और ऐसा जो कॉम्पैक्ट होता है वो बहुत स्टेबल होता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं खास, जिनको अपन गुड कंडक्टर बोलते हैं, इनके अंदर सिचुएशन ऐसी है कि इनर शेल के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में आप जानते हैं कि अंदर वाले शेल में भरता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है और ऐसी कंडीशन में सिर्फ मटेरियल की थर्मल एनर्जी से ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। सो पॉसिबिलिटीज ऑफ द फाउंडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ह्यूज इन द मेटल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर अपन सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्या होगा कि मटेरियल के अंदर जो भी कोई हमारे पास मटेरियल है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर जा रहा है, 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 तो दे आर मूविंग इन अ रैंडम फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा होने पर इनका नेट फ्लो जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अपने आप पड़ा हुआ कोई मेटल पीस जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर इसके एजेस पर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगेगा और ये सभी एक डायरेक्शन में, देखें अगर प्लस इस तरफ है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएंगे। और ऐसे केस में हम जो है इसे बोलते हैं, यहाँ नेट फ्लो मिल जाएगा, वो जीरो नहीं होगा और उसी को अपन बोलेंगे करंट। अब ये करंट किधर फ्लो होगी, तो करंट को हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहे हैं तो करंट उस तरफ फ्लो करता हुआ दिखाएंगे हम, ऐसे फ्लो करता हुआ, अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स। सो वेल, ये तो बात हुई मेटल्स की। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं तो आप जानते हैं कि उसमें आयन डिसॉल्व हो जाते हैं, तो दोनों आयन जो होंगे अगर अपन उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैटायन और एनायन, दो आयन बनेंगे। अब जो कैटायंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं
तो ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड में से कैथोड की तरफ जाएंगे। और अगर एनायन की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर जो अट्रैक्ट किससे होंगे, पॉजिटिव से, तो ऑब्वियसली एनोड की तरफ जाएंगे। तो दोनों अलग अलग मूव करने से कंपाइल करंट फ्लो होगी। दो तरह के चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब हम करंट की बात करेंगे तो दोनों के सम से वो अपन उसको फाइंड आउट करेंगे। भी फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं अपन आगे। इसी तरह सेमीकंडक्टर जो होता है थोड़े से अलग तरह की डिवाइसेस हैं। दीज आर द मटेरियल्स विच शो टेम्परेचर बेस्ड कंडक्टिविटी, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर ये पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल आते हैं, दे विल फॉर्म अ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उनका बॉन्ड नहीं टूटता है, वो जगह वैसी ही रहती है जहां पर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी को हम हॉल जो है नाम देते हैं। और इसका बिहेवियर हम एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह रखते हैं। ध्यान रखेंगे इस पर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अपन एज्यूम करते हैं। हॉल को एज्यूमशन में 1.6 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। और ये एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हॉल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जब अपन टोटल करंट लिखते हैं तो इन दोनों के कारण करंट के सम के इक्वल होता है टोटल करंट। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, और ये चार्ज कैरियर्स करंट के फ्लो में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स, यहाँ केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स या गैसेस होते हैं, उनमें आयंस होते हैं, कैटायन एनायन। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। और दोनों की इंपॉर्टेंसी है, यानी दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि दोनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे। जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी जगह खाली जो बचेगी वो एक होल बन जाएगा, तो दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर द चार्ज कैरियर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप, जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी किसी मेटल पीस या किसी कंडक्टर की बात करते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज कैरियर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में अपनी थर्मल वेलोसिटीज की वजह से मूव करते रहते हैं। दिस मीन्स उनका नेट चार्ज फ्लो जीरो होता है। अगर यहाँ इनकी इनिशियल वेलोसिटीज को u1 u2 u3 un एज्यूम कर लें तो इनका वेक्टर सम हमेशा जीरो आता है इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर अपन एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, और ये फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी उस तरफ रहेगा। और इस फील्ड की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स की वैल्यू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, माइनस चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी इस तरफ होगा। और इस फोर्स की वजह से सभी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड करेंगे। तो एक्सेलरेट होंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये रहा फोर्स, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये स्पीड जो इनिशियल थी वो बढ़ जाएंगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, देखें E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में न्यूटन इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो सपोज इनकी u1 u2 u3 ये इनिशियल स्पीड्स थी इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बिकम v1 v2 v3, और उनकी वैल्यूज में लिख दी v इक्वल टू u प्लस 80 से। दैट मीन्स u1 प्लस 81 u2 प्लस 82 एक कॉमन रहेगा सब में। और टाइम जो है वो t1 t2 का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है तो वो तब तक एक्सेलरेट होता है जब तक वो किसी और से टकरा न जाए। टकराते ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन फिर वापस एक्सेलरेट करेगा। सो दो कोलाइजन्स के बीच का टाइम जो होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग हो सकता है, ये t1 t2 t3 से इंडिकेट किए जाते हैं। तो अब जो हमारे पास नई वेलोसिटीज आ गई वो ये आ गई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है यही इन फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर, all the electrons, all the charge carriers are moving in the influence of the applied field, and average of that velocities are known as drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इसका एवरेज लिया मैंने, सबको ऐड करके n का डिवाइड कर दिया। अब इसमें से ये u1 u2 u3 वाला पार्ट अलग कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ सबसे a कॉमन आ जाएगा, तो t1 t2 t3 का एवरेज अलग मिल रहा है। इस a को एज इट इज, ये जीरो हो गया ये वाला पार्ट, और इसको लिख सकते हैं अपन टॉ बार। ये टॉ और बार का मतलब एवरेज है, और इसका मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ a की वैल्यू आप पुट कर दें तो ये आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेरी सिंपल आर्टिकल, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सिंपल तरीके से निकलता है। आप एक दो बार रिवाइज करें क्योंकि इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स यहाँ डेवलप हो जाते हैं। इसी से हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ करंट
फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली करंट बाहर से बोलने में लगता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, पर अंदर हो क्या रहा है वो यहाँ से पता लगता है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं और उससे आगे की कैलकुलेशन भी ईजी हो सकती है। थैंक यू सो मच।